वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के इकाई 1 का क प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। इसके पहले जो वीडियो है सब वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यहाँ पे प्रकृति होगा, को लिखा गया है। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसी संसाधन जिसको प्रकृति ने दिया हुआ है, जिसको ईश्वर ने दिया हुआ है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वन प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो मनुष्यों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, या मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आ गया समझ में। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारी आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होती है सब इसी पे संपादित होती है, यानी इसी पे होता है। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि जो है वह काफी महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है। भूमि पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो कृषि होता है, हम लोग खेती करते हैं भूमि पे। उसके बाद वानिकी होता है, फुलवारी लगाया जाता है, बाग बगीचे छोटे छोटे लगाए जाते हैं। उसके बाद पशुओं को चारा उपलब्ध होता है भूमि से ही, यानी पशुओं को चराने के लिए हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं। मछली पालने के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खुदाई के लिए खोद कर खनिज जैसे लोहा हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया या फिर जो है कोयला हो गया, यह सब खनन के माध्यम से निकलता है और यह सभी क्रियाएं भूमि से ही होती है। वन्य जीवन, वनों का जीवन जो होता है, पेड़ पौधे यह सब हो गए, या फिर जो है जो वनों में रहने वाले जानवर है वह। और परिवहन, परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे अपने गाड़ियों को ले जाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, यह सब भूमि के द्वारा ही संपन्न होता है। उसके बाद संचार होता है जिसमें टेलीफोन होता है, टावर हिलाया जाता है, या फिर इंटरनेट का जो तार का जाल बिछा हुआ है, यह सभी क्रियाएं जो हैं वह भूमि पर ही संपन्न होते हैं। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं। भूमि संसाधन के बहुत सारे भौतिक स्वरूप हैं, जिसमें भूमि पर पर्वत पाया जाता है, पठार पाया जाता है, मैदान पाया जाता है, निम्न भूमि पाया जाता है और घाटियाँ पाया जाता है। घाटी किसे कहते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच की रास्ता को घाटी कहा जाता है। यानी दो पहाड़ी होता है, उस पहाड़ी के बीच की रास्ता को घाटी कहा जाता है। पहाड़ी किसे कहते हैं, तो जिस पहाड़ की लंबाई 300 मीटर से कम होती है उसे पहाड़ी कहा जाता है। तो पर्वत, पठार, मैदान और निम्न भूमि भी एक प्रकार की भूमि है जो मैदान की तरह यह भी होता है। और घाटियाँ, यह सभी भौतिक स्वरूप है, भूमि के भौतिक स्वरूप हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत में कुल 43% भूभाग पर मैदान है। भारत की कुल भूमि का 43% भूभाग मैदान है, जो कृषि और उद्योगों के लिए उपयोगी है। मैदानी क्षेत्र पर क्या किया जाता है, इसी पे चारागाह होता है, उसके बाद इसी पे जो है कृषि कार्य किया जाता है। और ज़्यादा जनसंख्या मैदानी भाग में ही रहती है, यहाँ की कृषि उपजाऊ होती है और जितने भी उद्योग धंधे होते हैं सब मैदानी इलाका में ही खोले जाते हैं। 30% भाग जो है वह पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग पठारी क्षेत्र है। पठार किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के कठोर सतह को पठार कहा जाता है, यानी पथरीला भूमि को पठार कहा जाता है। यहाँ भी कृषि की संभावना कम होती है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कृषि की संभावना कम होती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मृदा निर्माण। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा किसे कहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा जो है वह काफी पतली परत होती है, कुछ ही किलोमीटर में मृदा सिमट जाती है।
तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बता दिया गया है। ऐसा संसाधन जिन्हें पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे भूमि, यानी जो समाप्त नहीं होता है, जैसे भूमि हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तथा जिन संसाधन को हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा, फिर नहीं आएगा वापस। पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, यह सभी अनवीकरणीय संसाधन हो गया। मृदा का जो निर्माण होता है वो काफी लंबी अवधि में पूर्ण होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर, इंच नहीं, इंच से भी छोटा सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 2.5, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ है कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। मृदा का निर्माण जो होता है वह चट्टानों के टूटने फूटने से। चट्टान किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी का मजबूत भाग होता है, जो कठोर भाग होता है, उसी को चट्टान कहते हैं। यानी जो पथरीला भाग होता है उसी को चट्टान कहते हैं। और चट्टान जब टूटती फूटती है तो उसी से मृदा का निर्माण होता है। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो भूगोलविद है वह इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। मृदा निर्माण के कारक क्या होते हैं? तो ऊंचा वच होना चाहिए। ऊंचा वच का मतलब ऊंचाई, ढलान होना चाहिए, तब मृदा का निर्माण होगा। उसके बाद चट्टानों के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। कुछ सेंटीमीटर, कुछ इंच मृदा निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद मृदा के लिए जलवायु होना चाहिए। जलवायु किसे कहते हैं? तो 25 वर्ष के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान विशेष में 25 वर्ष के औसत मौसम को हम जलवायु कहते हैं। मौसम प्रतिदिन चेंज होता है, लेकिन जलवायु जो है चेंज नहीं होता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कुछ और होगी। उसी तरह पाकिस्तान की जलवायु कुछ और होगी। नेपाल, भूटान, चाइना, इराक, ईरान, किसी का भी जलवायु अलग अलग होती है प्रत्येक देश की। तो किसी जगह का 25 वर्ष के औसत को वहाँ का जलवायु कहा जाता है। मौसम डेली चेंज होता है, लेकिन जलवायु जो होता है वह 25 वर्ष का औसत होता है। वनस्पति के कारण मृदा का निर्माण होता है, यानी पेड़ पौधे के कारण। और जैव पदार्थ, जैव पदार्थ किसे कहते हैं? जो सड़ जाए वह जैव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, मनुष्य सड़ जाता है, कागज सड़ जाता है, तो जैव पदार्थ कहलाएगा। अजैव पदार्थ किसे कहते हैं? जो नहीं सड़ता है। प्लास्टिक भी नहीं सड़ेगा। शीशा, यह सभी अजैव पदार्थ कहलाते हैं। तो जैव पदार्थ भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और खनिज के कण होते हैं, यह भी मृदा निर्माण में भूमिका निभाते हैं। और मृदा निर्माण में काफ़ी समय लगता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी अधिक समय लगता है। लाखों वर्ष लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर मृदा निर्माण में। अब हम लोग मृदा निर्माण के प्रकार को पढ़ेंगे। मृदा जो होती है वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। मृदा टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, छठा है पर्वतीय मृदा। इन 6 के बारे में हम लोग इसके परिचय को जान लेते हैं। 1 नंबर पे है जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सबसे अधिक महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत में चारों तरफ फैली हुई है, एक विशाल रूप में फैली हुई है। और यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे खेती अधिक होती है। यह काफ़ी अधिक उपजाऊ भूमि होती है। इससे अनाज काफ़ी अधिक निकलता है। इसलिए जलोढ़ मृदा जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण मृदा है।
इस मृदा का निर्माण जो है वह उत्तर भारत के मैदान पूर्ण रूप से जलोढ़ मृदा निर्मित है। जो उत्तर भारत का मैदान है वह पूर्ण रूप से जलोढ़ से निर्मित है, यानी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया या फिर हरियाणा हो गया। यह इस समय यानी इस एरिया में जितना भी मिट्टी है सब कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और इस मृदा का निर्माण जो है वह हिमालय की 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण 3 नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ से बना हुआ है। और जो बिहार है, बिहार में जो है बिहार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन है? गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है और बिहार के उत्तरी भाग को उत्तर भारत का मैदान कहते हैं और गंगा नदी के दक्षिणी भाग को दक्षिण बिहार के यानी दक्षिण गंगा के मैदान कहते हैं। उत्तर को उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं और दक्षिण को दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। और बिहार का निर्माण कैसे हुआ है? बिहार के मिट्टी का निर्माण तो गंगा के द्वारा बहा कर लाए गए अवक्षेप से हुआ है, उसके निक्षेप से हुआ है। इसीलिए बिहार में पूर्ण रूप से जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण 3 नदियों से हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेप से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा जो है वह उत्तर भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर भारत का जितना भी मैदानी इलाका है सभी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है, काफ़ी विशाल मात्रा में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का जो गठन है वह बालू से, सिल्ट से और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। जो जलोढ़ मिट्टी होता है वह धुंधला होता है और फिर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। ऐसी मृदाएं पर्वतीय पदीय क्षेत्र में बने मैदानों में आम तौर पर मिलती है, यानी मैदानी क्षेत्र में यह मृदा जो है वह आम तौर पर मिलती है। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक पुराना जलोढ़ और दूसरा नया जलोढ़। और इस तरह जो है वह प्रकार के हिसाब से जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। खादर जो होता है वह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है और बांगर जो होता है वह बंजर भूमि होता है, यह उतना उपजाऊ नहीं होता है। तो जो पुराना जलोढ़ है उसे हम बांगर कहते हैं। जो पुराना जलोढ़ है उसे बांगर कहते हैं और यह उतना जो है उपजाऊ नहीं होता है, इसलिए इसे हम बांगर कहते हैं। बजरा भूमि होता है, इसमें कंकड़ उंकड़ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पुराना जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, यह उतना उपजाऊ नहीं होता है। और जो नवीन जलोढ़ है इसे खादर कहते हैं, यह काफ़ी अधिक उपजाऊ भूमि होता है। तो नदियों के किनारे जो भी भूमि होती है वह अधिक उपजाऊ होती है और नवीन जलोढ़ जो होती है वह नदियों के किनारे होती है। तो पुराना जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर कम उपजाऊ होता है और नवीन जलोढ़ यानी खादर अधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास होता है, फास्फोरस होता है, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। बिहार में जितना भी होता है, क्योंकि बिहार में सभी जगह जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है और उसमें पोटास, फास्फोरस, चूना रहता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो हम लोग यूरिया इसलिए डालते हैं खाद के रूप में, ताकि यूरिया में जो होता है वह 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में टोटल 46% नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम लोग खेतों में यूरिया अधिक डालते हैं ताकि इस पृथ्वी में यानी जलोढ़ मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब अधिक कृषि किया जाता है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक होता है।
जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी है, जैसे बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो यहीं पे रहता है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पंजाब हरियाणा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह चारों तरफ, जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पे गहन कृषि होती है, वहाँ की कृषि अधिक उपजाऊ होती है, मैदानी इलाका होता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, यानी काफ़ी घना जनसंख्या होता है। दूसरा मिट्टी का प्रकार है काली मृदा। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। काली मिट्टी में एल्यूमिनियम और लौह यौगिक होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ दिया हुआ है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है और इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा का क्या नाम है? एक और नाम काली कपास मृदा नाम है, और काली मृदा को ही हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया हुआ है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है? तो रेगुर मिट्टी जो है वह काली मिट्टी का नाम है। तो याद हो गया, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसे ही काली कपास मृदा कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा में सबसे अधिक कपास उपजाया जाता है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी इलाकों में, गुजरात, इन सभी इलाकों में काली मृदा जो है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को ही काली कपास मिट्टी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है लाल एवं पीली मिट्टी। तो इस मृदा में लोहा का अंश होने के कारण लाल होता है। लाल एवं पीली मिट्टी में लोहा अधिक होता है और जब इसमें जल डाला जाता है, यानी जब इसमें पानी डाला जाता है, जब सिंचाई किया जाता है, तो यह मिट्टी पीले रंग की हो जाती है। इसलिए इसका नाम है लाल एवं पीली मिट्टी। पहले लाल दिखाई देगा, लेकिन जब इसमें पानी डाल दिया जाएगा तो यह पीला रंग की हो जाती है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, ज्वार समझते हैं, जनेरा का लाई होता है, केवल लाई ही होता है। तो ज्वार या पशुओं को चारा भी दिया जाता है, बाजरा भी पशुओं को चारा दिया जाता है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जाता है। अगर सिंचाई की अच्छा व्यवस्था रहेगा तो इस पर भी खेती किया जा सकता है। चौथा मिट्टी का प्रकार है लेटराइट मृदा। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदा भी लाल रंग का होता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है। ह्यूमस का मतलब भुरभुरा। और केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी चेरा को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसलिए क्योंकि केंचुआ जो होता है वह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। तो ह्यूमस की कमी लेटराइट मृदा में होता है। सबसे अधिक ह्यूमस जलोढ़ मिट्टी में होता है और जलोढ़ मिट्टी में नवीन जलोढ़ मिट्टी में होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, खादर, बांगर। पुरानका जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं और नयका जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो इसमें ह्यूमस की मात्रा जो होती है लेटराइट मृदा में कम होती है, यानी यह भुरभुरा कम होता है। यह मिट्टी काफ़ी अधिक कठोर होती है। एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। यहाँ पे लाल होगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा को इंग्लिश में कॉफ़ी कहा जाता है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मृदा जो है वह काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो बालू के रेत को मरुस्थल कहा जाता है। बंजर भूमि को मरुस्थल कहा जाता है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं मरुस्थल कहलाते हैं। तो इस मृदा का रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। इस प्रकार के मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव होता है। मरुस्थलीय मृदा इसी को यह जो है वह रेतीला मृदा होता है। बालू के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जहाँ के जमीन पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहीं मरुस्थलीय मृदा कहलाते हैं। तो इस मृदा में वनस्पति नहीं यानी पेड़ पौधे नहीं होते हैं। उसके बाद उर्वरक का अभाव होता है यानी खाद होता है। रासायनिक खाद को उर्वरक कहा जाता है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। यह मृदा सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। राजस्थान जो है वह मरुस्थलीय जगह है। वहाँ पे मरुस्थल ज्यादा हैं, बालू के रेत ज्यादा हैं, तो वहाँ पे यह मृदा अधिक पाया जाता है। सिंचाई की व्यवस्था कर इस मृदा पर कपास की खेती, चावल की खेती और गेहूं की खेती का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा होती है। यह मृदा अम्लीय और ह्यूमस रही होती है। इसमें भी ह्यूमस नहीं होता यानी यह भी भुरभुरा नहीं हो पाती है और यह अम्लीय अधिक होती है। इस मृदा पर ढलानों पर फलों के बागान और नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। जहाँ ढलान होते हैं वहाँ फल का बागान लगा दिया जाता है। जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, यह सभी पहाड़ी भागों में उगाया जाता है। सबसे अधिक पहाड़ी भागों में सेब, अंगूर यही सब उगाया जाता है। तो फल का अधिक उत्पादन पर्वतीय मृदा में उगाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक सेब उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो फल होते हैं वह सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल पर्वतीय मृदा है, इसलिए वहाँ पे फलों के बागान अधिक होते हैं और नदी घाटी में चावल और आलू का खेती किया जाता है। तो ये था पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।